हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, चाहे वो इग्नू में, चाहे वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, चाहे वो एनसी वेब में, या फिर वो देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे रेगुलर से या कॉरेस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हैं और उन सभी को एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ना है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम आप सभी की जो हिस्ट्री बुक है उसका पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरा का पूरा स्टार्टिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी को पढ़ना है। और ये जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप सभी को ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आप सभी को इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, और कितने यूनिट्स हैं। वट जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के पेपर के लिए आज से यहाँ पर एक तो पॉइंट आउट कर दी जाएगी। और दूसरी बात, जैसे ही आप सभी के एग्जाम्स, क्योंकि आप सभी को पता है अब आ ही गए हैं, अगले महीने की लास्ट से आप सभी के एग्जाम स्टार्ट है, तो साथ ही के साथ में आप सभी के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस भी लेकर आई जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपकी बुक का जो नेम है वो है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से। प्रारंभिक काल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। प्रारंभिक काल का मतलब यहाँ पर है जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, यानी ह्यूमन कब से इमर्ज हुआ है। कि इसके अंदर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल पाषाण काल से। कहाँ से पढ़ेंगे हम? पाषाण काल से। पाषाण काल होता क्या है, इसे हम लिथास पीरियड बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो हम उस काल से बात करेंगे जब मनुष्य ने, आदि मानव ने, उस समय हम पूरा मनुष्य भी नहीं कहेंगे, उस समय हम आदि मानव जो हमारे पूर्वज वगैरह हुआ करते थे, उन आदि मानव ने किस प्रकार से पत्थरों का उपयोग किया, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया। हम उस प्रोसेस को, हम उस पूरे एक सीक्वेंस को, हम उस क्रम को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे। और इसके अंदर आप सभी की बेसिकली 8 यूनिट्स हैं, 8 चैप्टरों में इसको डिवाइड किया गया है। और हर एक चैप्टर के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से हम हर एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर नंबर 2 है डिसिप्लिन ए, और पेपर नंबर 3 है डिसिप्लिन बी। जिसने भी जिस भी हिसाब से सब्जेक्ट लिया है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पर आप सभी के लिए जितनी आप सभी की यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के लिए यहाँ पर यूनिट नंबर यानी इकाई नंबर 1 है। इसमें आप सभी को प्रारंभिक भारत का इतिहास इसको पढ़ना है। और इसके अंदर प्रारंभिक भारत का जो इतिहास है इसके हमें स्रोतों का वर्णन करना है। स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है सोर्स। क्या क्या हमारे पास में स्रोत का मतलब सोर्स, और आसान शब्दों में हम बात करें तो जरिए। हम इनमें उन जरियों के बारे में बात करेंगे जिनके जरिए से हमें इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है, इतिहास लेखन में सहायता मिलती है, इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण है। हमें उन सभी टॉपिक्स को इसके अंदर डिस्कस करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो बेसिकली इतिहास लेखन के सोर्स की बात करें, ये फर्स्ट यूनिट ही है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इतिहास लेखन में बेसिकली हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पहला हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरे नंबर पे हम इसके इसके अंदर पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, इसको पढ़ेंगे। अगर हम साहित्यिक स्रोत को भी देखें तो साहित्यिक स्रोतों को भी 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक देशज साहित्य हो जाएगा आपका, एक आपका देशज साहित्य हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे आप सभी का विदेशी साहित्य हो जाएगा, विदेशी साहित्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पुरातात्विक स्रोतों को भी हम इस तरीके से विभाजित करेंगे और बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और आगे हम बात करेंगे अभी इसके अलावा यूनिट नंबर 2 है आप सभी की, जिसमें आपका प्रौद्योगिक काल या प्रौद्योगिक संस्कृति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन अलग अलग संस्कृति इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी का नवपाषाण काल, जो कि अगेन एंड अगेन आप सभी से पूछा जाता ही जाता है। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे बुक आप सभी की,
तो सोल की वेबसाइट है उस पर आ चुकी है, वहां पर आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा भी समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे, देखो जो प्रौद्योगिक काल है इसका मतलब ऐसा काल जब मनुष्य पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था, मनुष्य आदि मानव कहलाता था, और मनुष्य किस तरीके से उसके उसमें जीवन शैली थी, किस तरीके से उसका जीवन चलता था, किस तरीके से पत्थरों के उपयोग से, यानी पूरा पाषाण का मतलब क्या होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पूरा पाषाण मतलब पत्थरों के काल से पहले, यानी पत्थरों के आविष्कार से मनुष्य का जीवन जो है वो काफी हद तक बेहतर हुआ। मनुष्य ने क्या किया भाई, अलग अलग प्रकार के जो पत्थर थे उन सभी को एज अ हथियार के रूप में, औजार के रूप में यूज करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उनसे उनका जीवन आसान हो गया, जैसे आग जलाने में, शिकार करने में, या फिर हम कह सकते हैं कि ठंड के समय में पत्थरों का पहचान कर, गुफाओं को पहचान कर वहां पर रुकने में। मध्य पाषाण काल में पत्थरों का बहुत ज्यादा व्यापक तौर पे उपयोग होता है, और नव पाषाण काल में जहाँ पर मनुष्य धीरे धीरे एक सभ्य रूप से, एक स्थायी रूप से नदी घाटी के किनारे बसकर, बस्तियां बसाकर वो रहना शुरू करता है। और आज जैसे मनुष्य आज बिल्कुल विकसित है, वो नव पाषाण काल की ही देन है। अगर नव पाषाण काल नहीं आता तो मनुष्य कभी भी स्थायी रूप से नदी घाटी के किनारे या फिर अपनी सुरक्षा के हिसाब से किसी एक स्थान पर वो टिककर नहीं रह पाता। तो इसके अंदर हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अगली बात यूनिट नंबर 3 है। इस यूनिट नंबर 3 के अंदर हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। आप बोलेंगे ये हड़प्पा संस्कृति क्या है सर, जरा इसे भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सिंपली बात में मैं आप सभी को बता दूं, हड़प्पा संस्कृति जो है आपने क्लास 12th में भी पढ़ी है। तो हड़प्पा काल आप सभी को पता है कि ये दुनिया की उन 4 सभ्यताओं में से एक है। जैसे आप उत्तर में, भारत के ठीक उत्तर में देखते हो चीन की सभ्यता है, वो इसकी समकालीन थी, जिसे हम पीली नदी के किनारे की सभ्यता बोलते हैं, पीली नदी। दूसरे नंबर पे आप सभी का आ जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे हम नील नदी के किनारे हम देखते हैं। तीसरे नंबर पे, सॉरी, दजला और फरात दो नदी है उसके किनारे देखते हैं। तीसरे नंबर पे आपके आ जाता है मिस्र की समस्या, मिस्र की सभ्यता, जिसे हम इजिप्ट की सभ्यता बोलते हैं। और ये सभ्यता बेसिकली हमें नील नदी के किनारे दिखती है। और हर एक नदी, जैसे यहाँ पर है कौन सी, एक तो दजला और दूसरा फरात, दूसरा नंबर पे है फरात, ये दो रिवर्स है इसके किनारे थे। और जो यहाँ पर हम देखते हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है ये कौन सी नदी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंधु नदी है, इस वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इसमें पढ़ना है। इसमें आपको इसके शहरीकरण के बारे में, इसके नगर योजना के बारे में, इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, और साथ ही साथ में इसकी सांस्कृतिक जो एक पैटर्न है उसके बारे में आप सभी को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है इस वाले यूनिट के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद में यूनिट नंबर 4 है आप सभी का। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर आप सभी को क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर आप सभी को वैदिक और महापाषाण काल। देखिए महापाषाण काल यहाँ पर भी आप सभी को थोड़ा सा पढ़ना होगा। ये महापाषाण काल कहाँ पर आएगा, तो ध्यान रखना है ये दक्षिण में आएगा। और वैदिक काल के अंदर आप सभी के अंदर कई सारी चीजें आप सभी को पढ़नी होगी वैदिक काल के अंदर। जैसे इसके अंदर आप सभी को हम जो वैदिक काल पढ़ाएंगे, तो ऋग्वैदिक, किस तरीके से ऋग्वेद की रचना हुई, वैदिक काल के अंदर किस तरीके से समाज था इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अर्थव्यवस्था कैसी थी वैदिक काल में, इसकी राज व्यवस्था कैसी थी, और साथ ही साथ में वैदिक काल में धर्म वगैरह क्या था, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना होगा। और मैंने महापाषाण काल के बारे में जैसा कि आपको बताया, दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन संस्कृति का उदय हुआ था। आप सभी को इसके बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर अगली यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट नंबर 5 है। इसके अंदर आप सभी को द्वितीय शहरीकरण, भौतिक और सामाजिक परिवर्तन, आपको इसमें एक तो बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म, इनके बारे में आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर पढ़ना होगा कि जैन धर्म का उत्कर्ष किस तरीके से हुआ, बौद्ध धर्म का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, बौद्ध धर्म किस तरीके से दुनिया में फैला लेकिन जैन धर्म भारत तक ही किस प्रकार से मिट गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप सभी को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एक नीचे एक इंपॉर्टेंट है जो कि शॉर्ट नोट के लिए आप सभी से पूछा जाता है, मगध का उत्कर्ष, राइजिंग ऑफ मगध। तो ये आप सभी को पढ़ना है, हम इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद में हम मौर्य के बारे में बात करेंगे, मौर्य शासन काल के बारे में। तो मौर्य शासन में मौर्य प्रशासन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में अशोक कदम एक सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य अर्थव्यवस्था है, अब की बार आप सभी का मौर्य समाज जो है वो बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। अशोक के दम
स्तंभ और शिलालेख, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम आगे बात करें तो हमें यूनिट नंबर 7 के अंदर हमें दक्षिण भारत में स्थित तमिलकम बेसिकली है क्या, तो मैं अब आपको बता दूं। तमिल क्षेत्र में संगम साहित्य का जो रचना हुआ तो तमिलकम कहलाता है। और संगम साहित्य के अंदर किस प्रकार से साउथ की या दक्षिण भारत की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसके बारे में हमें वर्णन करना है। इसमें हम संगम युग के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद में यूनिट नंबर 8 है आप सभी की और लास्ट यूनिट है। इसके अंदर हम मौर्य उत्तर काल में कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें गुप्त आ जाते हैं आप सभी के, इसमें आप सभी के हर्ष आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था कुषाणों के विशेष संदर्भ में आपको बेसिकली कुषाण को ही मेनली समझना है, क्योंकि गुप्त वगैरह तो आप सभी के आगे भी आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी चैप्टर को बिल्कुल अंदर से बता देते हैं। सबसे पहले आप देखोगे जो इकाई नंबर 1 है, इसके अंदर आप सभी को भारतीय इतिहास की स्रोतों की व्याख्या करनी है। इसमें आप सभी को हमने जैसा कि ऊपर बताया तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कौन कौन से है ना, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप सभी से ये पूछेंगे साहित्यिक स्रोतों की क्या क्या सीमाएं हैं, पुरातात्विक स्रोतों की क्या क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट में इसका निष्कर्ष भी हम डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आप सभी को नीचे सारांश में अपने इस चैप्टर में इन शॉर्ट में क्या देखा, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि भाई इतिहास को अगर जानना है तो उसके निर्माण में स्रोत जो है वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम, और किस किस तरह के स्रोत जो है हमें इतिहास निर्माण करने में हेल्प करते हैं, इसके बारे में, और किन स्रोतों की क्या क्या सीमाएं हैं, कौन कौन सी बाउंडेशन कहाँ कहाँ पर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये याद रखना है आप सभी को, ये जो पूरा का पूरा जो सिलेबस था ये बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, लेकिन जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2022 से आप सभी की लागू हो रही है, हालांकि ये एनईपी जो है 2020 में ही आप लोगों की बना दी गई थी जिसे हम बात कर रहे थे, लेकिन 2022 से दिल्ली यूनिवर्सिटी या देश की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो इसको लागू कर रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम सेकेंड यूनिट के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पर हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और पूरा पाषाण काल संस्कृति, इन सभी के बारे में धीरे 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 कदम दर कदम इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद में मध्य पाषाण काल जो है, इसमें किस प्रकार के स्थल थे, औजार किस प्रकार के निर्मित हुए, लोगों की जीवन शैली कैसी थी, किस प्रकार से लोग अपना जीवन चलाते थे। मध्य पाषाण संस्कृति जब आई तो पूरा पाषाण काल संस्कृति से किस तरीके से भिन्न हो गई, और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट जो है नव पाषाण काल, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में नव पाषाण कालीन जो संस्कृति है इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल से बताया गया है यहाँ पर, तो इसको बिल्कुल डिटेल से हम बात करेंगे। उत्तर भारत में कैसी थी, पश्चिम में किस तरीके से, उत्तर में किस तरीके से, गंगा के नियर बाई किस तरीके से थी, तो इनके बारे में हम कदम दर कदम चलते रहेंगे। हालांकि यहाँ पर हमने एक एक करके सभी यूनिट्स को आप सभी के लिए लगाया है कि हड़प्पा में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ डिटेल से बताया है। हमें बताना है कि इसको सबसे पहले किस किस नामों से जाना जाती है, इसका भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से था, आवास किस प्रकार के बने हुए थे, आवास का मतलब होता है रहने का स्थान। इसके बाद में लोगों की निर्वाह पद्धति हड़प्पा में किस किस प्रकार की थी, शिल्प उत्पादन और व्यापार कहाँ कहाँ पर होता था, कहाँ कहाँ पर नहीं होता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। और शिल्प उत्पादन के साथ साथ हम व्यापार के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उनका व्यापार जो था वो किस प्रकार का था, कहाँ कहाँ पर किन किन लोगों के साथ में इनका व्यापार होता था, किन किन लोगों के साथ इनका व्यापार नहीं होता था, व्यापार में क्या चीजें खास थी क्या चीजें खास नहीं थी, हम इसको भी साथी के साथ डिस्कस करेंगे। हड़प्पा के लोग किस प्रकार की धार्मिक आस्था पर भरोसा रखते थे, धर्म थे या नहीं थे। और अंत में एक ये क्वेश्चन सबसे आसान और इम्पोर्टेंट भी है, आपके पेपर में जनरली पूछा भी जाता है। इसमें पूछा ये जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता जो है उसके अंत के कारण क्या है, अंत का मतलब होता है इसके पतन, खत्म होने के कारण क्या थे, क्यों ये विखंडित हो गया, क्यों ये टूट गया, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 4 है आप सभी का, जिसमें आपको वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। तो ऋग वैदिक काल आप सभी को पढ़ना है। ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ऋग वैदिक काल की जो आर्थिक व्यवस्था है किस प्रकार से थी, ऋग वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था, और इसके बाद में उत्तर वैदिक काल के बारे में भी हम जानेंगे। उत्तर वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक काल में लोह युग की संस्कृति, इसके बारे में हम बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, इसके बारे में बात करेंगे।
उत्तर वैदिक काल के अंदर किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, इसके बारे में बात करेंगे। और उत्तर वैदिक काल के अंदर धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, हम इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन संस्कृति है, ये ध्यान रखना आप सभी के पेपर में पूछा जाता है और बहुत सारे टीचर कंफ्यूज रहते हैं मध्य पाषाण में और महापाषाण काल में, खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट्स को क्या बताएंगे, तो मध्य पाषाण और महापाषाण काल दोनों अलग अलग है। महा देखकर यहाँ पर आप समझ जाना कि ये अलग है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और बाकी इसके अंदर हमने इसी प्रकार से डिस्कस किया है और आगे वाली वीडियोस जो हमारी होगी उसमें भी हम इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। मिलते रहिए आप सबसे। जय हिंद, जय